हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक नए यूनिट से जो है प्रश्नों की श्रृंखला को जो है शुरू करने वाले हैं। ये यूनिट हमारा है संप्रेषण का। तो हम संप्रेषण, या इसका नाम संचार भी है, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो इस यूनिट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नए सिलेबस पे आधारित, उन सभी प्रश्नों को जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा आप सभी को। इसमें मैं 100 से एबव क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास करूंगा। और ये जो 5 प्रश्न आपके बनने हैं संचार या कम्युनिकेशन वाले यूनिट से, वो बहुत ही आसानी के साथ कवर में हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं संप्रेषण के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सबसे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एग्जाम में, उन सभी को एक जगह संकलित करके उस पर भी एक वीडियो बनाकर मैं वो सारे प्रश्नों को जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो है यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र में जो है संप्रेषण के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। इसमें आप सभी को 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करें। अगर किसी भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी दे सकते हैं, अन्यथा उसका मैं तो आंसर जो है आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो आप एक एक करके सभी को वॉच करें। पहले प्रश्न में दिया गया है कि जब संप्रेषण इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न का साफ साफ कहने का यह मतलब है कि जब आप संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन अपने इच्छा अनुसार करते हैं तो इसका अभिप्राय इन चारों विकल्पों में से क्या हो सकता है, यह हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है, प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की एक प्रक्रिया है। और सी जो ऑप्शन दिया गया है, वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। डी ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर आप सभी को बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका पहला ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दिया गया कि प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। जब संप्रेषण हम इच्छा अनुसार करते हैं अपने, तो हम सामने वाला जो भी आपका संदेश प्राप्त करता होता है, जो आपकी बातों को सुनता है, तो हम सोचते हैं कि उसके व्यवहार को जो है इच्छा अनुरूप जो है प्रभावित करें अपनी बातों से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है विचार, बी ऑप्शन दिया गया है अवधारणा, और सी ऑप्शन है अर्थ, और डी ऑप्शन है शब्द। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थ। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में किया जाता है। तो अर्थ को समझने के लिए जो है अर्थ के संदर्भ में जो है, अर्थ को समझ जाएं हम अच्छे तरीके से, इस संदर्भ में जो है संप्रेषण के हस्तांतरण जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी प्रश्नों में अगर आपको डाउट हो या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है संदेश ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, बी ऑप्शन दिया गया प्रभावी संप्रेषण, और सी ऑप्शन है संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, डी ऑप्शन दिया गया है बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। इस प्रश्न में से आपको इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है। तो बातचीत के लिए जो है भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है SMRC, बी ऑप्शन दिया गया है SMCR, सी ऑप्शन है SRMC और डी ऑप्शन दिया गया है SRCM। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी SMCR। SMCR जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि SMCR का फुल फॉर्म क्या होता है। S का मतलब होता है आपका स्टैंड फॉर सेंडर, और M का मतलब होता है आपका मैसेज, और उसके बाद C का मतलब होता है चैनल, और R का मतलब होता है रिसीवर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं। S का मतलब आपका होता है स्रोत, M का मतलब है संदेश, और C का मतलब है चैनल, और उसके साथ R का मतलब है रिसीवर। तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में यह पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है। तो SMCR जो है बर्लो के संप्रेषण का रैखिक मॉडल है, और इसका मैंने फुल फॉर्म आप सभी को बता दिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है इस प्रश्न में वो दिया गया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, बी ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, और सी ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड। प्रश्न में क्या पूछा गया था एक बार और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन चारों विकल्पों में से किस विद्वान ने कहा है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा कहा गया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है शिक्षा के स्तर पर, बी ऑप्शन है यह एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है जिसे सीखा नहीं जा सकता, सी ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के उपयोग पर, और डी ऑप्शन है अधिगम क्षमता पर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अधिगम क्षमता पर। प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। अधिगम क्षमता पर। अधिगम क्षमता जितना ही हमारा अच्छा होगा संवाद उतना ही हम बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इन चारों विकल्पों में से किस पर प्रभावपूर्ण संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है। तो अधिगम क्षमता पर। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि यह मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कहा जाएगा। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है मध्यस्थता, बी ऑप्शन है प्रक्रिया, और सी ऑप्शन है बातचीत, और डी ऑप्शन है लेन देन स्वयं व्यवहार विधि। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रक्रिया। प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि यह मान लिया जाए या आप यह मान सकते हैं कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है तो इसे क्या कह सकते हैं। इसे एक हम प्रक्रिया कह सकते हैं। अगर इसका आरंभ और अंत नहीं है तो इसे हम एक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक कौन से हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है संप्रेषण के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं उनको। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रक्रिया और संदर्भ।
बी ऑप्शन दिया गया है संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सहसंबंध। सी ऑप्शन है संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी। और डी ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिया गया है प्रतीक, समझ, उद्देश्य और विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताने का प्रयास करना है कि संप्रेषण के आवश्यक घटक इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले स्रोत है, फिर संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रक्रिया और संदर्भ। तो ये जो है संप्रेषण के आवश्यक घटक हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इसका जवाब जो है ऑप्शन ए लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को इसका सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन है क्षमा योग्य, बी ऑप्शन है विस्मरणीय और सी ऑप्शन है प्रतिवर्ती और डी ऑप्शन है अपरिवर्तनीय। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इस प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तनीय। प्रश्न में पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है। तो अपरिवर्तनीय जो है ये जो है आपका मुख्यतः पारस्परिक संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है ये लक्षण। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या दो तरफा संप्रेषण जो है प्रभावपूर्ण होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है कभी नहीं, बी ऑप्शन है सदैव और सी ऑप्शन है शायद ही कभी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से आपका कोई आंसर सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सदैव। प्रश्न में पूछा गया है कि क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है। तो सदैव जो है दो तरफा संप्रेषण जो होता है वह प्रभावपूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी बी ऑप्शन राइट लगाया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है अच्छे संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, बी ऑप्शन दिया गया ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर, सी ऑप्शन दिया गया प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रक्रिया देना और डी ऑप्शन दिया गया संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रक्रिया देना जो है एक संदेश को जो है हर परिस्थितियों में जो है प्रभावी समझा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है संप्रेषण में शरीर क्रियात्मक शोर को खत्म करना, बी ऑप्शन दिया गया है जहां गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, सी ऑप्शन दिया गया है जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके तो उस कंडीशन में जो है यह जो है महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया व्याख्या करना, बी ऑप्शन है कूट लेखन और सी ऑप्शन है गुड़ लिपि पठन और डी ऑप्शन है विस्तार करना। इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कूट लेखन।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है स्व अवधारणा, बी ऑप्शन है स्व अनुभूति और सी ऑप्शन है स्व जागरूकता और डी ऑप्शन है आत्मसम्मान। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्व अवधारणा। प्रश्न में यह पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, स्व अवधारणा, यानी कि वो खुद के बारे में जो है अपना मतलब बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है संकेत वाचन, बी ऑप्शन है कूट लेखन और सी ऑप्शन है लेन देन स्वयं व्यवहार और डी ऑप्शन है द्विव्यक्ति संवाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विव्यक्ति संवाद। प्रश्न में पूछा यही गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजना और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो द्विव्यक्ति संवाद का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है संदेश, बी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि और सी ऑप्शन है कूट लेखन और डी ऑप्शन है संकेत वाचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है आप सभी को। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिपुष्टि। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। तो प्रतिपुष्टि जो है प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व होता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है जो लोग अपनी भावनाओं को या भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है आक्रामक, बी है असभ्य और सी ऑप्शन है स्वीकारात्मक और डी ऑप्शन है अविवेकी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वीकारात्मक। प्रश्न में यही पूछा गया कि जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता स्पष्टता से उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वीकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया विचार व्यक्त करने या सूचना के लिए अमौखिक माध्यम का प्रयोग अमौखिक माध्यम का जो है उपयोग होता है। बी ऑप्शन है अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। सी ऑप्शन है अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है और डी ऑप्शन है ज़्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। प्रश्न में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन है, इसलिए हमारा यह राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19। इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने यह देखा था कि निम्न संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त जो है ऑप्शन कौन सा था। अब ये जो प्रश्न हमारा है इसमें बताना है कि उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त जो है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में किसी संदर्भ में होती है। बी ऑप्शन दिया गया है अधिकतर संदेश बोल चाल के रूप में होता है। सी ऑप्शन दिया गया है अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं और डी ऑप्शन दिया गया है अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। प्रश्न में यह पूछा गया है
कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन उच्च संदर्भ संस्कृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20 और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्वों को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है। इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया प्रचुर मात्रा में जानकारी, बी ऑप्शन दिया गया बहुत ज़्यादा आंकड़ा, और सी ऑप्शन दिया गया संक्षिप्त प्रमाण, और डी ऑप्शन दिया गया तथ्यों का दशहरा। तो इन चारों विकल्पों में से हमें राइट आंसर जो है बताने का प्रयास करना है। यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, ये दशहरा नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा दोहराव। ठीक है, दोहराव यहाँ पे होगा, टाइप में मिस्टेक है। इतना सारा कुछ टाइप करना होता है तो वहाँ पे कोई वर्ड जो है टाइप गलत हो जाता है, तो इसको आप कंसीडर करिएगा। यहाँ पर दोहराव है, दशहरा नहीं है। तो इन सभी में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रचुर मात्रा में जानकारी। प्रश्न में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है, तो प्रचुर मात्रा में जानकारी को जो है वह अपने दर्शकों या श्रोतागण जो होते हैं उन तक वो पहुंचाने का प्रयास करता है। तो यह जो प्रश्न हमारा था प्रश्न नंबर 20, यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी को कराए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम का अभी कोई भी डेट नहीं आया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यूअस रखिए। एग्जाम कभी भी हो आपकी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, ताकि एग्जाम कल भी हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए कि कल हम एग्जाम दे सकें। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा तभी हम कुछ पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप पढ़ते रहिए, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिए और फिर से उसको अगर कंप्लीट कर लिए तो रिवीजन करने का प्रयास करिए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या इस वीडियो को लेकर जो भी आपके डाउट है या क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में किसी विशेष टॉपिक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन और अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को कंटिन्यूअस देखते हैं और हमें आपके लिए जो है निरंतर कार्य करना चाहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए इसके साथ ही साथ, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिलता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।